तो आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक्सटेम्पोर ऑन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस एंड खिलाफत मूवमेंट। तो एक्सटेम्पोर होता क्या है? तो देखिए, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों के इंटरनल असेसमेंट में ये क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर हमसे ये टॉपिक पूछा जा रहा है, तो इसलिए फिर ये वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, एक्सटेम्पोर मतलब होता है क्विक स्पीच, यानी कि छोटी सरल भाषा में फटाफट स्पीच। ठीक है, यही है एक्सटेम्पोर का मतलब। तो इसमें मैं आपके दो टॉपिक कवर करूंगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस और खिलाफत मूवमेंट। बाकी मैंने दो और सुन रखे हैं, जैसे कि एक शुगर इंडस्ट्री हुआ और एक हमारा चैलेंजेस फेस बाय पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ये हमारी बुक में अच्छे से डिटेल में दिए हुए हैं, तो आप वही बिल्कुल सेम लर्न करके सुना सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई ऐसा डाउट होगा नहीं। बाकी ये अपने कम कम दिए थे तो इन्हें हम यहाँ डिटेल में समझ लेंगे। तो आपको ये जो एक्सटेम्पोर है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, वो ऐसे शुरू करना होगा। पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिएगा अपना और फिर इस टॉपिक का कि दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म्ड ऑन 7 मई 1960 टू मेंटेन बॉर्डर रोड्स एंड डेवलप द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न रिमोट एरियाज सिचुएटेड नियर बॉर्डर्स। तो बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी जो BRO थी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये 7 मई 1960 को बनी थी। इसका मेन काम था बॉर्डर पर रोड्स बनाने का और बाकी जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न में जो रिमोट इलाके हैं, यानी छोटे छोटे जहाँ पर सारी सुख सुविधाएं नहीं हैं, उन एरियाज़ को डेवलप करने का। ठीक है, तो उन इलाकों को डेवलप करने का इसका मेन मोटिव था। कंपोजिशन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से लोग काम करते हैं। तो उसमें आते हैं ऑफिसर्स एंड ट्रूप्स हु आर सिलेक्टेड फ्रॉम इंडियन आर्मीज, कॉप्स ऑफ इंजीनियरिंग, आर्मी सर्विस कॉप्स, मिलिट्री पुलिस एंड अदर पर्सनल। तो ये आप ऐसे ही याद करके सुना दीजिएगा कि इसमें ऑफिसर्स और ट्रूप्स होते हैं जो कि हमारे इंडियन आर्मीज, कॉप्स ऑफ इंजीनियरिंग से लिए जाते हैं, आर्मी सर्विस कॉप्स से, मिलिट्री पुलिस से और अदर पर्सनल। ठीक है, अब मिशन क्या था कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इस हमारी BRO ऑर्गेनाइजेशन जो है, इट वर्क अंडर सेट गाइडलाइंस और एज इंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। तो ये बेसिकली गाइडलाइंस के अंडर ही वर्क करती थी, जो कि हमारी गवर्नमेंट के थ्रू लेड करी गई हैं, या गवर्नमेंट जो इंस्ट्रक्शंस देती थी उन्हीं के अंदर ये वर्क करती थी। अब इसका मिशन क्या था मेन, तो वो ये था, ये देखिए ये लाइन थोड़ी दोबारा रिपीट हो गई है, उसको इग्नोर कीजिएगा। टू एंश्योर द नीड्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस आर मेट विदाउट एनी इनकन्वीनियंस। तो मतलब ये यह इंश्योर करती थी कि जो भी हमारी फोर्सेस हैं बॉर्डर पर, उन्हें जो भी हमें नीड चाहिए उन फोर्सेस को, तो वो हम उन्हें बिना किसी इनकन्वीनियंस के प्रोवाइड करा पाएँ। टू अपग्रेड द इक्वलिटी ऑफ द लाइफ एंड लिवलीहुड इन बॉर्डर एरियाज बाय हेल्पिंग देम विद मीन्स ऑफ ईजी ट्रांसपोर्ट, एक्सेसिबिलिटी एंड कनेक्टिविटी। बाकी जो हमने जैसे रिमोट एरियाज़ का पॉइंट देखा, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पर हमारे, तो वहाँ पर हम उनकी लाइफ और उनका लिवलीहुड है जो वो और बेहतर कर पाएँ, उन्हें डेवलप कर पाएँ। कैसे? क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होगा तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी उस एरिया के लिए, फिर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ये सब तो हमने डेवलपमेंट में पढ़ा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो सारी चीज़ें वहाँ पे अपने आप धीरे धीरे आती जाएंगी, जिससे वहाँ का लाइफ और लिवलीहुड भी अच्छा हो जाएगा। अब फिर आगे आपको देना है इसकी सिग्निफिकेंस, यही एंड है इसका। तो आपको सिग्निफिकेंस में लिखना है बस, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर डिफेंस सेक्टर ऑफ आवर कंट्री। ये हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हैज़ 2 सेपरेट फंक्शंस। तो इसके 2 सेपरेट फंक्शंस होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीस एंड वॉर। तो एक पीस के समय, यानी जब देश में शांति है, जब भी BRO ऑर्गेनाइजेशन का एक फंक्शन है, और वॉर के समय भी है। तो देखिए, ड्यूरिंग पीस मेकिंग रोड्स फॉर स्टाफ एंड अदर सर्विसेज। तो पीस यानी शांति के समय ये जो BRO है वो रोड्स बनाती है, किसके लिए? कि हमारा जो स्टाफ है या जो कॉमन पीपल्स हैं और अदर सर्विसेज के लिए वो आसानी से अपना ट्रैवल कर पाए उनके लिए। बाकी ड्यूरिंग वॉर इट मेक्स रोड एज अ लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। तो फिर वो जो रोड डेवलप करती है वो कैसे करती है, जिससे कि हमारे वॉर हो, जब कोई भी जंग हो रही हो दो देशों के बीच, तो वो एज अ लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एक्ट कर पाएँ, जिससे हम कम्युनिकेट कर सकें बहुत ही एफिशिएंटली अपनी फोर्सेस के थ्रू। ठीक है, तो यही था इसका एक्सटेम्पोर। हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इंट्रो देना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन 7 मई 1960 को बनी थी। इसका काम था कि बॉर्डर रोड्स बनाएगी और नॉर्थ ईस्टर्न रिमोट एरियाज़ को भी डेवलप करेगी। अब कंपोजिशन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, ऑफिसर्स एंड ट्रूप्स फ्रॉम इंडियन आर्मीज, कॉप्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड आर्मी सर्विस कॉप्स, मिलिट्री पुलिस, अदर पर्सनल। फिर इसका मिशन क्या था? इसका मिशन था कि ये इंश्योर करेगी कि जो भी नीड्स होगी आर्म्ड फोर्सेस की, वो हम बिना किसी इनकन्वीनियंस के उन्हें दे पाएंगे अच्छे से एफिशिएंटली। और बाकी टू अपग्रेड द क्वालिटी ऑफ द लाइफ एंड लिवलीहुड इन बॉर्डर एरियाज, हम उनकी लाइफ और लिवलीहुड को एक डेवलपमेंट की ओर ले जा पाएंगे। कैसे? क्योंकि जब हम रोड डेवलप करेंगे तो ट्रांसपोर्ट, एक्सेसिबिलिटी और कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी वहाँ के एरियाज़ की। फिर आपको इसकी सिग्निफिकेंस देनी है कि ये हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके 2 फंक्शंस होते हैं, एक फंक्शन पीस के समय यानी जब देश में शांति है, और एक फंक्शन जंग के समय। तो
पीस के समय क्या है कि ये हमारे स्टाफ और हमारे कॉमन पीपल्स के लिए रोड बनाती है, ठीक है, जो कि वहाँ पे कनेक्ट हो सके उस एरियाज से। बाकी ड्यूरिंग वॉर तो ये हमारे एक साथ लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एक्ट करती है, जिससे हम आसानी से वहाँ तक जा पाएँ जहाँ पर लड़ाई हो रही है, जो भी है हम वहाँ से कम्युनिकेट कर पाएँ, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्सटेम्पोर ऑन खिलाफत मूवमेंट। तो देखिए एक्सटेम्पोर ऑन खिलाफत मूवमेंट में पहले तो ये आपको एनसीईआरटी से ही जो मैंने ऊपर की 2 लाइनें लिखी हैं ये आपको वहीं से उठानी है, बोल देनी है कि Royal Satyagraha had been a widespread movement. It was still limited mostly to cities and towns. Mahatma Gandhi ji now felt the need to launch more widespread movement, but it is only possible when the Hindus and Muslims come together. So Gandhi ji take up the Khilafat issue. तो रॉयल सत्याग्रह हमारा वाइडस्प्रेड मूवमेंट था, पर हमारा कुछ ही सिटीज़ और शहर तक रहा ये सीमित और आगे नहीं जा पाया। तो गांधी जी ने सोचा कि हमें कुछ और बड़ा करना चाहिए, लेकिन ये कब जब पॉसिबल होगा कि जब हिंदू और मुस्लिम दोनों संग आएंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए इंडिया में मेजर कम्युनिटी कौन सी है, मतलब जो जिस रिलीजन के ज़्यादा लोग रहते हैं तो बेसिकली हिंदू और मुस्लिम ही हैं मेन, जो 2 पार्ट फॉर्म करते हैं। तो इसलिए जब वो दोनों साथ मिलेंगे तो अपने आप पूरा इंडिया ही साथ होगा और फिर वो उस मूवमेंट को हम और बड़ा कर बना पाएंगे। तो फिर इसलिए गांधी जी ने खिलाफत इशू को उस समय उठाया था, रेस करा था। अब देखिए मेन कंसेप्ट क्या था इस टॉपिक का, ये जो आपको बोलना है, ऊपर की भी लाइन है और फिर नीचे की भी। देखिए पहले मैं आपको बता दूं खिलाफत क्या था। हम इतने सालों से पढ़ रहे हैं 7th 8th 9th से खिलाफत खिलाफत, बट हमें आज तक इसका मतलब नहीं समझ आया। तो मैं आपको बताऊं, ऑटोमन एम्पायर था एक टर्की में, तो वहाँ पर खिलाफत कमेटी थी। खिलाफत कमेटी क्या होती है? यह कमेटी एक कमेटी होती है जो कि एक टेरिटरी पर, यानी कि एक लैंड पर रूल करती है और उसके पास पॉलिटिकल पावर्स होती हैं। और किसके अंडर में रूल करती है? वो इस्लामिक रिलीजन के अंडर, कि जो दुनिया में हमारे पूरे वर्ल्ड में जो इस्लाम का रिलीजन है वो उसके नाम से रूल करती है। एक तरीके से वो अपने आप को पूरा इस्लाम रीजन मानते हैं, ठीक है। और जो इस कमेटी का जो हेड होता है, मेन हेड, तो उसे सारे ही जो जितने भी दुनिया में मुसलमान हैं, ठीक है जी, पूरी दुनिया में उन सभी का हेड माना जाता है, लीडर ऑफ ऑल द मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो इनका खिलाफत कमेटी का लीडर होता है उसको हम देखते हैं एज अ सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। तो जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद हैं उनका सक्सेसर माना जाता है, उनका वंशज या उनका रिप्रेजेंटेटिव आज के समय में। तो एक तरीके से मुसलमान इनको बहुत ही इज्जत के साथ उसके साथ लेते हैं, ठीक है, इनका सबका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और ये एक तरीके से इनके इस्लामिक लीडर हैं, मुसलमानों के राजा हम कह सकते हैं, ठीक है। फिर ये क्या लिखा है इसमें? द वर्ल्ड वॉर 1 एंड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की। तो वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था? ऑटोमन टर्की हार गया था। ऑटोमन टर्की ने जर्मनी का साथ दिया था जो कि हमारा एलाइड पावर्स में था, और उस समय जर्मनी हार गया था वर्ल्ड वॉर 1 में, तो ऑटोमन टर्की भी हार गया। अब नाउ देयर वर रूमर्स दैट हार्श ट्रीटी वॉज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन ऑटोमन एम्परर। तो ऐसा उस समय अफवाह हो रही थी कि ऑटोमन एम्पायर पे बहुत ही अब एक हार्श ट्रीटी लगने वाली है, जैसे हमारी एक ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी जो बहुत ही बुरी साबित हुई थी वहाँ के लोगों के लिए, ठीक है। ऑटोमन एम्परर पे लगेगी बेसिकली वहाँ के जो कि स्पिरिचुअल हेड थे ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड के, इस्लामिक वर्ल्ड के जो हेड थे उन पर बहुत ही हार्श ट्रीटी लगने वाली थी। अब फिर क्या हुआ वहाँ पर? इट स्टार्टेड टू डिफेंड द खलीफास टेम्परल पावर। तो जो हमारी खलीफा कम्युनिटी थी उसकी टेम्परल पावर को डिफेंड करने की कोशिश की जाने लगी, ठीक है। टेम्परल पावर्स यानी कि पॉलिटिकल पावर के जो रूल करने की अथॉरिटी है या जो उसका लैंड पर कब्जा है जितना, ठीक है, जितनी लैंड उनके अंदर आती है तो वो सब उन्हें बचाया जाने लगा, डिफेंस कराया जाने लगा, ठीक है। द खिलाफत मूवमेंट वॉज लॉन्च टू प्रोटेक्ट द कैलिफेट बाय मुस्लिम्स अक्रॉस द ग्लोब। तो देखिए यहाँ पे जो कैलिफेट है, खिलाफत को हम इंग्लिश में कैलिफेट ही कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। तो खिलाफत फिर पूरी जब क्या हुआ, हार गए, तो हम ये जो मुसलमान थे फिर ये लोग ब्रिटिशर्स के पास गए वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, कि कहा कि ठीक है आप कुछ भी हमारे ऑटोमन में जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं जैसे दरगाह है, मस्जिद है, वहाँ पर आप कुछ मत कीजिएगा, उन्हें कुछ हाँ मत कीजिएगा। और जो हमारे ऑटोमन एम्परर के पास पावर है, यानी कि जो खिलाफत रूलर के पास पावर है, उन्हें प्लीज़ आप कम मत कीजिएगा, ये सब वो सब, उनका कुछ भी मत बुरा मत कीजिएगा। तो उस समय तो ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस कर दिया, लेकिन हम जानते ही हैं कि ब्रिटिशर्स कब अपने प्रॉमिस पर टिके हैं। तो उन्होंने यहाँ पर भी धोखा दिया, नहीं टिके, ठीक है। उन्होंने वहाँ पे क्या करा कि हमारे जो इस्लामिक लीडर थे उनको हटा दिया और एक तरीके से खिलाफत कमेटी को एंड कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, हमारे यहाँ पे जो लोग थे वो भड़क गए बहुत ज़्यादा। जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान में जो
प्रेजेंट टाइम जो पाकिस्तान है, पहले तो इंडिया में ही था, तो जो मुस्लिम्स थे वो भड़क गए, उन्होंने यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट करा। तो वही यहाँ लिखा है कि खिलाफत मूवमेंट वॉज लॉन्च टू प्रोटेक्ट द कैलिफेट बाय मुस्लिम्स अक्रॉस द ग्लोब। तो जो खिलाफत कम्युनिटी थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए शुरू हुआ था। द मेन लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट वर शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, अजमल अली, ठीक है, जिसके मेन लीडर्स थे। द खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। तो ये डेट आप याद रख लीजिएगा कि कब बनी थी खिलाफत कमेटी। बाकी बस यही है हमारा इसमें खिलाफत मूवमेंट में। तो बहुत ही सिंपल सा मैंने इसको रखने की कोशिश की है, छोटा सा कि रहे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो बस आप अगर इतना भी बोल देंगे आपका एक्सटेम्पोर एकदम बढ़िया हो जाएगा, आपको टीचर मार्क्स दे देगा एकदम। बस आप इसे रट के चले जाइएगा और समझ लीजिएगा, मैंने इतना अच्छे से समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो अगर समझ आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।